अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ। लाहौर के इलाके शालामार में इमाम मस्जिद को नामालूम अफराद ने घर में घुसकर ज़िबा कर दिया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और मुल्जिमान को मुजफ्फरगढ़ से जाके गिरफ्तार किया है। मुल्जिमान का मकतूल के साथ क्या ताल्लुक था? इस केस में एक खातून को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो खातून मकतूल की क्या लगती थी? पुलिस की तफ्तीश अब तक कहाँ पहुंची है? मुल्जिमान का अपने दिफा में क्या कहना है? क्यों इस इमाम मस्जिद को इस बेदर्दी से कत्ल किया? ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। पुलिस ने इंतहाई मेहनत और तगोदौ के बाद इमाम मस्जिद को ज़िबा करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान को लाहौर से या करीब से गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि मुजफ्फरगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। अब मुलजिम जो है वो शालामार पुलिस की गिरफ्त में है। उसी से जानते हैं कि उसने इमाम मस्जिद को इस बेदर्दी से क्यों कत्ल किया, इमाम मस्जिद को वो कब से जानता था और वजह अनात क्या बनी है। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद अशरफ। अशरफ कहाँ के रहने वाले हो? मैं अलीगढ़ में मुजफ्फरगढ़ का रहने वाला हूँ। क्या करते हो? यहाँ मैं काम करता था। कहाँ? दरोगे में। किस चीज़ का? बुरके का काम करता हूँ। कितने अरसे से लाहौर में? 8-9 साल से हूँ। इमाम मस्जिद को कैसे जानते थे? उनको मैं नहीं जानता था, लेकिन उसकी बीवी को मैं जानता था। रिश्तेदार वगैरह? नहीं। हाँ। गाड़ी में एक दूसरे से दोस्ती हुई थी, बातचीत को नंबर दिया था। तो तुम्हारी गाड़ी थी? नहीं, वो गाड़ी में सफ़र करके लाहौर आ रहे थे। अच्छा, बस में? हाँ जी, बस में। तो वो कहाँ की रहने वाली थी? वो भी उधर की रहने वाली थी। कहाँ? मेरे गाँव के साथ उनका गाँव है, वहाँ रहती। अच्छा, तो तुम मुजफ्फरगढ़ से लाहौर आ रहे थे, वो भी उसी बस में बैठ के मुजफ्फरगढ़ से लाहौर आ रही थी? जी। अच्छा, उस बस में तुम दोनों बैठे हुए थे? जी। फिर क्या हुआ? फिर एक दूसरे को देखते रहे, फिर एक दूसरे को नंबर दिया। बस में बैठे बैठे देखते रहे? हाँ जी। वो आंखों आंखों में जो प्यार होता है वो हुआ? जी। अच्छा, यानी बस के अंदर बैठे बैठे आंखें चार हुई और फिर बस में प्यार हो गया? एक दूसरे को नंबर दिया। नंबर देने के नंबर कैसे दिया? बस के अंदर तो और भी मुसाफिर बैठे होते हैं। बैठे हैं, मेरी सीट के पीछे वो उनकी सीट थी। अच्छा, वो पिछली सीट पे बैठी थी, फिर नंबर कैसे दिया तुमने? वो साइड से, एक शीशे वाली साइड से मैंने उसे नंबर दिया था। उसने मांगा था? हाँ, उसने भी मांगा था, मैंने भी इशारा किया। इतनी जल्दी प्यार हो जाता है? कभी कभी हो भी जाते हैं। अच्छा, सच्चा प्यार हुआ था तुम्हें? जी बिल्कुल। अच्छा, ये मुजफ्फरगढ़ से लाहौर आते में कितना टाइम लगता है बस में? तकरीबन 8 घंटे लग जाते हैं। 8 घंटे? तो वो 8 घंटे के अंदर तुमने पहले आंखें चार हुई, प्यार हुआ, फिर उसने नंबर मांगा, तुमने पर्ची पे लिख के नंबर दे दिया? जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर यहाँ लाहौर में हम उतरे थे सुबह, तो मैं अपने घर जहाँ काम करता हूँ मैं वहाँ चला गया था, वो भी अपने घर चली गई। फिर अच्छा। हम व्हाट्सएप पे रब्ता कर। पहले किसने फ़ोन किया? उसने फ़ोन किया था। अच्छा, फ़ोन करके उसने पहली दफ़ा तुम्हें क्या कहा? पहली बार बस एक दूसरे से नाम पूछा था। नाम पूछने के बाद एक दूसरे से बातें ऐसे करते थे। प्यार वाली बातें या बस ऐसे ही? नहीं, प्यार वाली बातें भी करते थे। तो एक दूसरे से। तुम्हें पता था वो शादीशुदा? नहीं, उस वक्त मुझे नहीं पता। अच्छा, तुम्हें कब पता चला कि वो शादीशुदा? और फिर मुझे बाद में उसने बताया कि मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, कितने बच्चे थे उसके? जब मैंने पूछा तो वो कह रही थी कि मेरे बच्चे हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद फिर बातें होती रही। ऊंचा जरा बोलो थोड़ा। बात होती रही बस। कितना अरसा बातें होती रही? तकरीबन 7-8 साल तक। इतने तक, साल तक हम एक दूसरे को जानते हैं। साल से जानते हो एक दूसरे को? कभी मिले हो? पहले मिलते थे, 1-2 बार मिल भी चुके थे। बाहर भी 1 बार 2 बार बाहर भी मिले थे। 1-2 बार घर भी उसने मुझे बुलाया था। अच्छा, तो उसका शौहर कौन था? उसका शौहर वो काजी आसिफ ही था। तो वो कहाँ पे रहता था? हम जब पहले मिलते थे, वो गर्मियों में मिलते थे, वो बाहर छत पे सोता था, तो वो मैं छोटे दरवाजे से अंदर आता था कमरे में, वो वहाँ से मिल के चला जाता था। अच्छा, ज़रा थोड़ा सा ऊंचा बोलो, आवाज़ नहीं आ रही। मिलना से मुराद क्या? जिस्मानी रिश्ता भी था तुम्हारा उसके साथ? जी हाँ, ऐसे समझ लें, बस 1-2 बार जिस्मानी रिश्ता भी हुआ था हमारा। हाँ हाँ। उसकी मर्जी थी, तुम्हारी मर्जी थी? दोनों की मर्जी थी। अच्छा, जिस्मानी रिश्ता भी तुम्हारा हो गया
तो कारी साहब को कभी पता नहीं चला कि तुम घर आते हो? किसी ने बताया नहीं कि ये गैर मर्द आता है घर? नहीं, एक बार उसने कार साहब, मैं ऊपर आया था तो एक बार कार साहब ने हम दोनों को देख लिया था घर में इकट्ठे? हाँ। अच्छा, फिर? मैं ऊपर आया तो फिर वो भी उसने देख लिया तो उसने मुझे वहाँ से वापस भेज दिया। और कारी ने तुम्हें कुछ नहीं कहा? उसने कहा कि तुम चले जाओ, मैं बाकी खुद संभाल लूँगी। फिर उसके बाद तुम्हारी बात होती रही उससे, बीवी से? एक दो महीने बाद नहीं हुई थी, उसके बाद फिर बात होती थी। अच्छा, फिर कत्ल करने का प्लान कैसे बना? तुम्हारा तो सारा कुछ लव स्टोरी सही जा रही थी, बस से तुम्हारी मोहब्बत शुरू हुई, उसके बाद घर तक पहुंच गए, जिस्मानी रिश्ता भी तुम्हारा उसके साथ कायम हो गया, उसके शौहर को पता चल गया, उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा, तो फिर कत्ल करने का प्लान कैसे बना? हम दोनों ने कहा कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, तो वो उसने कहा कि कैसे, मैंने कहा उससे तलाक ले लेते हैं। हाँ। तो ये बातें भी मैंने उनको कही थी। उसने कहा कि वो मुझे तलाक नहीं देगा। मैंने कहा अदालत में चल के हम रुजू कर सकते हैं तलाक के लिए, वो भी हो सकता है, अगर ऐसा नहीं कर सकती तो हम भाग चलते हैं। उसने कहा कि ऐसा नहीं। मैंने कहा फिर क्या करना है? उसने कहा इसने कुछ और सोचते हैं। मैंने कहा और क्या? उसने कहा इसका कत्ल कर देते हैं। मैंने कहा ये अगर काम ना हुआ तो फिर कहती है कि हो जाएगा तो बाकी तुम पे बेफिक्र हो जाए, मैं खुद संभाल लूँगी। फिर उस दिन जब तुमने कत्ल किया, उस दिन कैसे तुमने कत्ल किया, कैसे घर पहुंचे? उसने मुझे छोटे दरवाजे से ऊपर बुलाया। बुलाने के बाद एक कमरे में बाहर छत पे कमरा था जिसकी ऊपर से छत नहीं है, वहाँ मैं बैठा। उसने मुझे 2.5-3 घंटे से उसने मुझे बिठाया था। बिठाने के बाद उसने कहा कि जब वो सो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको बुला लूँगी। बुलाने के बाद इसके सर में कुछ मार के बेहोश करके फिर इसका कत्ल करेंगे। फिर तुमने उसके सर में क्या मारा? वो जब उसने कुंडी खोली तो कुंडी खोलने के बाद उसने एक दो से हम दोनों को मतलब वो पीछे से उठ गया था, उसने देख लिया था। उसने मुझे कहा कि आप इस दरवाजे पे साइड पे हो जाएं, तो मैं जब कुंडी खोल लूँगी तो मैं आपको बुला लूँगी। वो बुलाने के बाद फिर उसने कुंडी खोली, उसे 2-3 थप्पड़ मारे। मेरी तरफ आया, उसने मुझे कहा कि इसके सर में कुछ मार दो। मेरे साथ ईंट पड़ी थी तो वहाँ से मैंने ईंट ली, तो ईंट मारने के बाद वो बेहोश हो गया। फिर हम दोनों ने मिलके उसके गले पर छुरी फेर दी। तुम्हारा पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नहीं, पहली दफ़ा किया ये? जी। इतनी मोहब्बत, इतना अंधा इश्क हो गया था। आप मुल्जिम की गुफ्तगू सुन रहे। अच्छा, कत्ल करने के बाद तुम किधर गए? फिर मैं किधर नहीं गया, मैं इधर ही लाहौर में ही था। अच्छा, मैं गाँव भी नहीं। डर लगा? बहुत ज़्यादा। अब तो बहुत ज़्यादा। अब प्यार उतरा कि नहीं उतरा? अब जो होना था वो तो या अभी भी है प्यार? चलो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से पूछते, क्योंकि इन्होंने प्यार तो उतारा होगा कुछ ना कुछ तुम पे। मुल्जिम की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं कि किस बेदर्दी से उसने बस के अंदर मोहब्बत शुरू हुई, बस के अंदर ही नंबर एक्सचेंज हो गए, फिर लाहौर उतरे, उसके बाद इतनी गूढ़ी मोहब्बतें डली के इसने अपनी जो गर्लफ्रेंड थी उसके कहने पे उसके शौहर को कत्ल कर दिया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि इस वाक़े ने लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ ली थी, क्योंकि इमाम मस्जिद को उनकी रिहाइश गाह पे बेदर्दी से ज़िबा किया गया था और मुल्जिम जो था उसके बारे में कोई क्लू नहीं मिल रहा था। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से पूछते हैं। ज़मीर, बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया और जब खबर मंजर आम पे आई तो मुख्तलिफ चामगोइयाँ हो रही थी। कोई इसको रिलीजियस मैटर डिक्लेयर कर रहा था, कोई कह रहा था कि सेक्टेरियन इशू भी हो सकता है। बहुत सी चीज़ें जो थी वो फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। तमाम हमारी जो कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज थी वो इसमें मुतहरिक हो गई थी। कैसे इस तक क्लू मिला, कैसे इस तक पहुँचे? हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जब हमारे पास ये कत्ल हुआ, कॉल चली, हम मौके पे पहुँचे तो ये बिल्कुल हमारे लिए एक ब्लाइंड मर्डर था। तो हमें बिल्कुल नहीं पता था किसने कत्ल किया है। जो मकतूल था उसका भाई कारी अजमल, वो गुजरपुरा थाने के इलाके की हदूद में एक मस्जिद है, वहाँ पे वो इमाम मस्जिद और ख़तीब थे। उनको कॉल की गई, वो मौके पे आए। उनसे पूछा गया कि आपका किसी से साथ कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी, कोई ख़ानदानी दुश्मनी हो, किसी को रंजिश हो? तो उन्होंने बताया कि ये हमारा ऐसा किसी के साथ कोई सीन नहीं है, हमारी किसी के साथ कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, हमारा किसी से साथ कोई ऐसा तनाज़ा नहीं कि हमारे भाई को कोई ज़बह कर दे। उन्होंने भी ये खदशा जाहिर किया कि हमें लगता है कि ये कहीं कोई सेक्टेरियन इशू ना हो। हमने इलाका जो मुकीम थे उनको, जो वहाँ पे नमाजी थे, रेगुलर जुमे की नमाज पढ़ते थे, उनको शामिल तफ्तीश किया। मीनवाइल हमारे पास कारी अजमल और उसकी बीवी को हमने जब शामिल तफ्तीश किया तो उन्होंने बताया कि हाँ, रिसेंटली हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, ये 27 जनवरी को हुआ है। कतल कलामी माफ़, ज़मीर, जब डेड बॉडी रिसीव का आप लोगों को पता चला कि कत्ल हो गया, आप वहाँ पे पहुँचे, तो ये जो औरत थी ये घर भी मौजूद थी? आज ये घर में मौजूद थी। 2 कमरे थे। जो फर्स्ट कमरा था जहाँ पे कारी साहब की लाश पड़ी हुई थी, उससे पीछे एक और कमरा था।
तो ये उस कमरे के अंदर मौजूद थी और उसके कमरे को बाहर से लॉक किया हुआ था, वो ताले में थी, अंदर थी, मौजूद थी। अच्छा, फिर आप जो बता रहे थे। अच्छा, हमें कारी साहब ने बताया और उसकी बीवी ने बताया कि 23 जनवरी को हमारे साथ ये हुआ था कि जब हम बाटापुर थाना के हदूद में किसी मस्जिद में इमाम थे कारी साहब, तो इनका एक नैब इमाम था इस्माइल, तो वहाँ पे किसी लड़की के साथ उसकी कोई अफेयर चला, तो वो नैब इमाम इस्माइल 23 जनवरी को वो लड़की अफशा नामी लड़की थी 14 साल की, उसको वो साथ ले गया था भगा के मुजफ्फरगढ़। तो कारी साहब के पास उसका वालिद आया, उस लड़की का इलियास, उसने आके कहा कि कारी साहब आपका वो जो नैब इमाम था उसके साथ मेरी बेटी भाग गई है, तो आप काइंडली जो है ना वो उसको वापस दिला दें। तो कारी साहब ने उसको तसल्ली दी, तशफ़ी दी कि हम इंशाल्लाह वापस करवा दें। तो 2 दिन के बाद कारी साहब ने मुजफ्फरगढ़ से उस लड़के से लड़की लेकर तो उसकी वापस दे दी। तो हमें यहाँ से हमें एक क्लू मिला कि कहीं इस्माइल ने इस रंजिश में ना मार दिया हो कि मेरी मोहब्बत वापस कर दी है, या कहीं उस लड़की के बाप जो इलियास है उसने इसको कत्ल ना कर दिया हो कि कारी का नायब इमाम था और इसी ने वापस करवाई। तो 30 के अंदर आपने इन दोनों को भी हिरासत में लिया? जी, हमने इस्माइल को मुजफ्फरगढ़ से लेके आए, हम उसको शामिल तफ्तीश किया और इलियास के वालिद साहब को हमने वैसे ही बुला लिया। इसके ऊपर शक कैसे किया? इस्माइल ने हमें ये बताया कि मैं कारी साहब के साथ जब नैब ईमान था इधर आता था, तो मैं वहाँ पे कारी साहब ने मुझे ये एक बार इंकशाफ किया कि मेरी बीवी का किसी के साथ अफेयर है, उस्मान नामी लड़के के साथ। मैंने उनको अपने कमरे में दोनों को इकट्ठे मौजूद भी देखा, तो मैं तब साइड पे हट गया और ये लड़का भाग गया। तो मुझे खदशा है कि कहीं मेरी बीवी उस लड़के के साथ मिलकर मुझे कत्ल ना करवा दे। तो इसी तरह एक लड़की वहाँ पे मस्जिद के सामने घर था, सना नामी लड़की थी, वो कारी साहब की बहन थी, बनी हुई थी, उसने भी इसी चीज़ की तस्दीक की? उसी ने भी इसी चीज़ की तस्दीक की। कारी साहब ने मेरे से खदशा जाहिर किया था कि मुझे मेरी बीवी कहीं कत्ल ना करवा दे, मेरे साथ स्टाम्प पेपर देने चले। जो इमाम मस्जिद की बीवी है वो भी आप लोगों ने गिरफ्तार कर लिया? जी, वो भी हमारे पास अरेस्ट है। जो ये बयान दे रहा है वो भी यही बयान देती है? जी, सबूत तो सारे जो है उसकी तरफ इशारा करते हैं और ठोस सबूत है, और उसमें वो कभी ये हमारा यकीन है और सबूतों की रोशनी में ये अय्या है कि वो इसके साथ मुलव्वस है। बज़ाहिर वो कभी मानती है, कभी मुकर जाती है, लेकिन हमारी तफ्तीश में वो फुल मुलव्वस है, गुनाहगार। बहुत से अब टेक्निकल ऐसी असिस्टेंस पुलिस को मुहैया है जिसके अंदर इन चीज़ों को पता करना बहुत आसान है, जिसके अंदर कॉल रिकॉर्ड्स हैं, जियो फेंसिंग कराई जा सकती है, फ्रांसिक करवाया जा सकता है। जिस तरह से ये बता रहा है कि इनका फिज़िकल इंटीमेसी भी थी, तो इन तमाम चीज़ों के अंदर तो फिर उसका ना मानना जो है वो आपको लगता है कि कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे वो इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अदालत कभी भी मुल्ज़म के बयान को मनोअन नहीं मानती, ना ही उसकी कोई शहादत जो बयान है वो काबिल अदखाल शहादत है। हमारे पास जो शहादतें हैं, ठोस शहादतें हैं, CDR है, लोकेशन है, टेलीफोनिकली रब्ता है मुल्ज़म और मुल्ज़मा का, जियो फेंसिंग जैसे आपने बताया उसमें भी इनकी लोकेशन मौजूदगी वहीं मस्जिद के अंदर ही पाई जा रही है। फिर उसके बाद हमने इनका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना है उधर फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में, जिसमें ये बताया जाएगा जो सच बोल रही हैं, झूठ बोल रही। तो हमारे पास इसके अलावा भी और भी ठोस शहादत हैं जिसमें ये 100% साबित हो चुका है कि यही 2 मुल्ज़म और इसकी कारी साहब की बीवी इस केस में मुलव्वस है। बहुत शुक्रिया। ज़मीर की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, मुल्ज़िम की आपने गुफ्तगू सुनी। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि एक बस के अंदर शुरू होने वाला मुआशका था वो इमाम मस्जिद की ज़िंदगी ले गया। जिस तरह से ज़मीर ने बताया कि इमाम मस्जिद की जो अहलिया है जिसने इसके साथ मिलकर कत्ल किया उसको भी हिरासत में लिया हुआ, उससे भी जानते हैं कि वो अपने इसके बयान के मुतालिक क्या कहती है। जिस तरह से ये लड़का सारे इल्ज़ाम जो है वो लगा रहा है कि इस कत्ल की प्लॉटिंग के अंदर और कत्ल होने तक वो इसके साथ शामिल रही है, उसका इस हवाले से क्या कहना है? पुलिस ने मुल्ज़िमा को भी हिरासत में लिया हुआ है, इमाम मस्जिद की अहलिया को भी हिरासत में लिया हुआ है, इसे जानते हैं। आपका इसमें ग्रामी क्या? नादिया। नादिया कहाँ की रहने वाली हैं? गाँव अलीपुर, मुजफ्फरगढ़। ऊंचा थोड़ा सा बोलिएगा। कहाँ की? सील अलीपुर, तहसील अलीपुर, मुजफ्फरगढ़ की। इमाम मस्जिद साहब की कितना अर्सा पहले शादी हुई थी? 5 साल। ये पसंद की शादी थी? जी। लव मैरिज थी? यानी थोड़ा ऊंचा बोलें। बस नॉर्मली थी। लव मैरिज थी? ये रिश्तेदार है इमाम? जी। क्या थे? तायबू के बेटे हैं। जी, तायबू के बेटे थे। तायबू के बेटे। तो लाहौर कब आप आई? 3 साल पहले। 3 साल पहले। लाहौर से मुजफ्फरगढ़ काफ़ी ज़्यादा जाती थी, कभी कभी जाती थी? बस साल बाद 6 माह बाद भी ऐसे ही जाते होते थे। ठीक। कितने बच्चे हैं आपके? कोई बच्चे नहीं है। जो जब कत्ल हुए इमाम मस्जिद आपके शौहर, उस टाइम आपके साथ एक बच्ची भी थी, वो कौन है? वो मेरे जेठ की बेटी थी। तो आप लोग पाल रहे हैं उसे? जी। गोद लिया हुआ उससे आप? जी। अच्छा, ये जो मुल्जिम है इसको कब से जानती हैं आप?
यही हुई 5-6 माह से। अच्छा, ये कहता है कि आप लोगों का जो अफेयर था वो बस में चला, ये सच है? जी, कहाँ से आप कहाँ से आ रही थी? गाँव से। तो ये भी उसी बस में बैठा हुआ था? जी। फिर क्या हुआ? नंबर लिया था, इसने नंबर लिया, आपने दिया? उन्होंने दिया था। इसने नंबर दिया, आपको भी अच्छा लगा था? नहीं, उस टाइम नहीं। अच्छा, फिर फ़ोन पे बातचीत होती रहती थी आप लोगों की? जी, बहुत ज़्यादा होती थी कभी कभी? कभी कभी होती है। आपके शोहर को पता था कि आप इससे राब्ते में हैं? नहीं। तो कभी शक हुआ? जी, कब? ज़रा ऊंचा, थोड़ा सा तो ऊंचा बोलें 1-2 बार हुआ था। नादिया, थोड़ा सा ऊंचा बोलें। 1-2 बार हुआ था। शक हुआ, वो कैसे हुआ? देख लिया था उन्होंने। आपको मिलने आया था ये आपसे? नहीं, फ़ोन पे। जी, फ़ोन पे। फ़ोन पे देख लिया था। कभी मिलने आया आपको? नहीं। कभी नहीं मिलने आया? नहीं। अच्छा, तो जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन आपने इसको रोका क्यों नहीं कि ये शौहर को बचाया क्यों नहीं आपने इससे? आप चाहती तो बचा भी तो थी शौहर को, जी, तो क्यों नहीं बचाया आपने? शौहर पसंद नहीं था? के आप तलाक ले लेती उनसे, अगर आप इससे शादी करना चाहती थी, तलाक क्यों नहीं ली? वैसे आपने कोई आलमा वगैरह का कोर्स आपने भी किया हुआ है? नहीं, पुराने पाक पढ़ा हुआ है। कुरान पाक पढ़ा? तो कोई दीनी फैमिली है आपकी? जी, तो दीनी फैमिली में तो ये चीज़ बड़ी समझने वाली चीज़ थी कि अगर आपको अपने शौहर के साथ नहीं ज़िंदगी गुजारनी थी तो आप उससे खुला ले लेती। नहीं लिया था। कभी घर वालों से रब्ता किया इस हवाले से? नहीं। तो कत्ल में आपने इसके साथ क्यों साथ दिया इसका? रोका क्यों नहीं इसे? वैसे आप चाहती थी कि ये कत्ल कर दे? नहीं। तो फिर जब ये कत्ल आपके सामने कर रहा था, इसने आपके कहने पे ईंट मारी, तो आप उसको रोक तो सकती थी कि कत्ल ना कर, जख्मी कर दिया था, भाग जाती या कोई और लीगल अदालत में जाके रुजू कर लेती अदालत से। क्यों नहीं किया आपने? वैसे तो अब क्या मुस्तकबिल है आप दोनों का? वो मोहब्बत कहाँ पे जाएगी अब? जो बस में आप लोग बैठे वहाँ से जो मोहब्बत शुरू हुई, अब उस मोहब्बत का क्या बनेगा? आगे का नहीं। अपने किए पे कोई अफसोस है? बहुत ज़्यादा। कैसे ये जो गलती आपने की है इसको आप ठीक तो नहीं कर सकती, लेकिन क्या कहेंगी इसके ऊपर आप? आपका क्या मौक़िफ़ है अपना? नहीं सोचा भी। आपकी इस हरकत से माशरे के अंदर जितना गलत मैसेज गया है कि बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर शौहर को कत्ल कर दिया, इसके ऊपर दीन क्या कहता है? वैसे दीनी तौर पे आपने कुरान भी पढ़ा हुआ है, आपका शौहर भी दीनी था, आपकी फैमिली भी कहती हैं आप दीनी थी, तो ये इतना इंतहाई एकदम क्यों उठाया आपने? घर वाले क्या कहते हैं अब आपके? भी बात नहीं हुई। जी, भी बात नहीं हुई। बात नहीं हुई उनसे? कितना का अफसोस है वैसे शौहर को कत्ल करने पे? बहुत ज़्यादा। सही। आप मुलजिमा की गुफ्तगू सुन रहे हैं, मुलजिम की भी आपने गुफ्तगू सुनी। बस से शुरू होने वाला मुआशरा जो है उसका अंजाम ये हुआ कि 8-9 महीने की उनसियत के अंदर मकतूल को इन दोनों ने प्लान बनाया कि कत्ल करें। पहले शायद मौका नहीं मिल सका कत्ल करने का, लेकिन जैसे ही मौका मिला बकौल मुलजिम के इमाम मस्जिद की बीवी जो मुलजिमा है, जो पुलिस की हिरासत में है इस टाइम, इसने उसको घर में बुलाया, घर में कमरे में छुपा दिया और उसके बाद जैसे ही मौका मिला उसके सर पे पहले ईंट मारी और फिर दोनों ने उसको पकड़ के ज़िबा कर दिया। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल उस टाइम पैदा हुई जब इसको सेक्टेरियन रंग दिया जा रहा था। CTD और दीगर जितने भी हसास इदारे थे वो भी तमाम इसके अंदर मुलविस हो गए थे कि जल्द से जल्द मुलजिमान तक पहुँचा जा सके। बिल आखिर मुलजिम भी पकड़ा गया, मुलजिमा भी पकड़ा गया और बस जिसके अंदर मोहब्बत हुई थी वो अब शायद निकल गई है और अब देखते हैं कि इंजाम क्या होता है।
जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इस तरह के केसेस अभी हाल ही में हमने पहले भी रिकॉर्ड किए जिसके अंदर आशना के साथ मिलकर औरत ने कत्ल कर दिया हो, लेकिन इसके अंदर जो स्टोरी है वो बड़ी डिफरेंट सी है कि बस के अंदर सफ़र करना शुरू किया, प्यार हो गया और जब तक बस से उतरे तो प्यार इस बुलंदी तक पहुँच चुका था कि अहदो पैमा भी कर डाले। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राफिया रफ़ीक मौजूद हैं, इनसे भी कुछ जानते हैं। डॉक्टर साहबा, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया और प्रोफेसर होने पे बहुत बहुत मुबारक हो आपको। प्रोफेसर साहब, प्यार इतनी जल्दी हो सकता है इंसान को कि आप किसी बस में बैठे हैं, वहाँ पे कोई खातून या मर्द बैठा हो, आंखें चार हों और प्यार हो जाए? देखिए जी, इस केस बड़ा, अगर देखा जाए इसको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस है। बात ये होती है कि देखिए रिलेशनशिप्स हैं और ह्यूमन माइंड है। ह्यूमन माइंड जो है वो क्या चाहता है, हमारी कुछ प्राइमरी नीड्स होती हैं, कुछ सेकेंडरी नीड्स होती हैं। हम सब इंसानों की एक सेकेंडरी नीड होती है, नीड टू बी लव्ड, नीड टू बी क्लोज टू समबडी, और ये है कि लोग हमें अच्छा समझें। और हमारे कुछ रैशनल या रैशनल बिलीफ्स होते हैं कि हमें जो लोग हमारे साथ हैं या पार्टनर है वो हमारे से प्यार करे, वो हमारी रिस्पेक्ट करे और उसके साथ हमारी एक डीप बॉन्डिंग हो। तो जहाँ बॉन्डिंग नहीं डेवलप होती पार्टनर्स में, तो ये कोई बहुत आउट ऑफ द ब्लू बात नहीं है। या कभी एक रिलेशनशिप में इमोशनल अब्यूज़ होता है, ज़रूरी नहीं कि कोई वर्बल अब्यूज़ ही हो। इमोशनल अब्यूज़ को लोग यूजुअली अनआइडेंटिफाइड एक रिलेशनशिप में रहता है कि जैसे आप किसी की बात का जवाब ही ना देना, किसी की अच्छी बातों को बिल्कुल ही प्रेज़ ना करना, किसी के अच्छे काम को नहीं आइडेंटिफाई करना। अगर एक खातून घर में कुछ अच्छा कर रही है उसको बिल्कुल इग्नोर करना। इस तरह की चीज़ें जो हैं, जब एक अब्यूसिव रिलेशनशिप होता है, ज़रूरी नहीं कि वायलेंट रिलेशनशिप हो, उसमें भी लोगों की जो है ना एक एंगर डेवलप हो जाती है पार्टनर की तरफ, और वो एंगर ये होती है कि उससे दूर साइकोलॉजिकली ले जाना शुरू कर देती है। तो ज़्यादातर रिसर्च यही कहती है कि इनफिडिलिटी की कॉजेज़ ये होती हैं कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती पार्टनर्स में। ये तो सारी कुछ बिल्कुल डिफरेंट हो गई। ये आपसे इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर हम गए बगैर आपको तंग भी करते रहते हैं। मेरा बड़ा बुनियादी सा डिफरेंट क्वेश्चन है कि माहिर नफ्सियात होने के नाते आप क्या समझती हैं कि इंसान के अंदर कोई ऐसी वो हिस्स है कि आप किसी को देखें और उसके साथ इतना प्यार हो जाए कि आप शादीशुदा भी हैं, आप अपना भरी बस है और बस भी कोई इस्लामाबाद से लाहौर नहीं आ रही जिसके अंदर बहुत वेल सेटल्ड या बिजनेसमैन टाइप के लोग बैठे होंगे, मुजफ्फरगढ़ की एक तहसील से बस रवाना हुई है जो लाहौर आ रही है, उसके अंदर उसी तरह की एक माइंडसेट के डिफरेंट माइंडसेट के लोग बैठे होंगे और उसके अंदर आप आंखें चार की, फिर आपने नंबर एक्सचेंज कर लिया और फिर जब आप बस अड्डे पे उतरे तो वहाँ पे आप लोगों ने ये बात, ये लव नहीं, इसको हम इन्फैचुएशन कहते हैं। देखिए, लव बहुत दूर की चीज़ होती है। प्यार, इश्क, ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये बॉन्डिंग से डेवलप होती हैं। और अगर एक कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये इन्फैचुएशन है, या ये कह लें कि एक सिचुएशनल फैक्टर है। और सिचुएशनल फैक्टर कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये है कि हो सकता है कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स मैच होते हों या शक्ल पसंद आ गई हो, लेकिन इसको हम प्यार नहीं कहेंगे। ठीक हो गया, इसको प्यार नहीं हम कहेंगे। लेकिन आगे आप एक मजहबी शख्स के साथ आपकी शादी हुई हुई है, यानी वो जो मौलवी साहब थे वो इमाम मस्जिद थे, उनका पूरा ख़ानदान जो था वो मजहबी था। सेकेंडली जो औरत थी वो यहाँ पे रह रही थी और ख़ुद भी उसने तालीमात दी हुई थी। उसके बावजूद एक तो प्यार जो था, जो ताल्लुक़ था वो बढ़ता गया और उसके अंदर जितनी भी स्टेजेस और लिहाज से वो सारे ख़त्म होते गए। उसने उसको घर बुलाना शुरू कर दिया, फिर दे हैड फिज़िकल इंटीमेसी। और उसके बाद एक ऑप्शन ये होती है कि अगर आपका ऐसा किसी के साथ रिलेशन बन गया तो आप उसको छोड़ सकते हैं। कत्ल करने की नौबत क्यों आती है? आजकल हर रिलेशन के अंदर जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो यही है कि आशना के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। ये इसकी क्या वजह है? देखिए जी, ये क्लियर कट केस है एंगर, एग्रेशन टुवर्ड्स द पार्टनर। वही बात कर रहे थे, हो सकता है उस केस के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस हो, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल और इकोनॉमिकल अब्यूज़ भी हो सकता है। और कई दफ़ा एक और, क्योंकि बड़ी रिलीजियस फैमिली है, तो रिलीजियस फैमिलीज़ में एक फेमिलियल पैटर्न चल रहा होता है कि ओवरली रिलीजियस लोग जो होते हैं वो बहुत सी ऐसी चीज़ों को जो है अंडरमाइन करते हैं, बहुत सी बायोलॉजिकल नीड्स को, और रैशनलाइजेशंस देते रहते हैं। देखें, जहाँ बायोलॉजिकल नीड्स हैं
वहाँ जाहिर है उनको एक्सेप्टेंस भी देने की ज़रूरत है। तो हमारे माशरे में हम समझते हैं कि बायोलॉजिकल नीड्स और रिलीजन दो डिफरेंट चीज़ें हैं, हालांकि ये हमारा दीन नहीं सिखाता। तो जहाँ सप्रेशन होगा, जहाँ कंट्रोल होगा, जहाँ रिलेशनशिप्स में ओवर पावरिंग होगी, जहाँ पे मेल डोमिनेंस होगी, और वो ऐसी सोशो क्लास इकोनॉमिक क्लास भी लग रही है, और ऐसे सोशो कल्चरल फैक्टर्स और रिलीजियस फैक्टर्स भी नज़र आ रहे हैं इस केस में, जिसमें बहुत ज़्यादा कहीं प्रेशर भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर टू कंप्लाई विद व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और बचपन में भी जब इस किस्म के माहौल में बच्चे पड़े होते हैं तो उनमें एक रिटेलिएशन डेवलप हो जाती है, वो उस चीज़ के अगेंस्ट मूव करते हैं जो कि सोशल नॉर्म्स होते हैं। तो इस केस में भी शायद इस किस्म का कहीं ना कहीं अब्यूज़, वायलेंस या जो उसकी बेसिक नीड्स हैं वो नहीं पूरी हो रही। तो ये तो मेरा ख्याल में पॉइंट आउट पे इसी तरफ कर रहा है। कुछ टाइम पहले आपके साथ इंटरव्यू किया था तो उसके अंदर भी इसी तरह का एक इशू था, लेकिन उसके अंदर ना तो फैमिली ऐसी थी, ना सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। वेरी प्रिसाइजली ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हमारे माशरे में बहुत तेज़ी से जन्म ले रहे हैं और बहुत तेज़ी से इखलाकी गिरावट की तरफ हम जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? लास्ट टाइम आपने कहा था कि पेरेंटिंग इज़ वन ऑफ द फैक्टर, इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये गिरावट, यानी आप शादीशुदा हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपका मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अब आप देखें, सोसाइटी इज़ गोइंग ऑल वर्चुअल। हमारे पास एक्सेसिबिलिटी, इजी एक्सेसिबिलिटी है, और लोगों के पास हर वक्त डिफरेंट जो है सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं टू गेट कनेक्टेड। पहले ज़माने होते थे कि कनेक्टिविटी के इश्यूज, मतलब ज़ाहिर आप फिज़िकली किसी को देखते थे या करते थे, लेकिन अब हर चीज़ जो है वो वर्चुअल है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा, मैं सॉरी टू से कि जो हमारा मीडिया है वो बहुत इन चीज़ों को जो है प्रमोट करने लग गया है, चाहे बाद में नेगेटिवली करता है, इनिशियली एक तरह का ग्लैमर शो करता है इस चीज़ के अंदर। तो लोग वैसे भी, इंसानों की एक जहनियत होती है कि जिस चीज़ से दूर किया जाए वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो मेरा ख्याल में हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं हम उनके ऊपर भी आजकल इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो है फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। दो पार्टनर्स अपने रिलेशनशिप को, फैमिली लाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं जहाँ महरूमी होती है तो लोग फिर जाहिर है उस तरफ दूसरी ऑपोजिट एंड की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। फिर ये कि हम लोगों की जो एक कहीं के पेरेंटिंग में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को बचपन में जो उनको वार्मथ और जो उनको एक मेंटल मैच्योरिटी की तरफ लेके जाती हैं चीज़ें, उन पे फोकस नहीं कर रहे। तो हम रिलेशनशिप्स में अगर टाइम दें, हम एक दूसरे के लिए लिहाजदारी रखें, हम चीज़ों को जो है वो ये ना सोचें कि हर चीज़ परफेक्ट ही होती है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग ये कहते हैं कि जी हमारा हर एक का रिलेशनशिप परफेक्ट होना चाहिए, या प्यार है या नहीं है। देखिए, प्यार चीज़ ऐसी चीज़ है कि जो कभी कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है। तो देयर आर डिफरेंट स्टेजेस। हम एक्सपेक्ट करते हैं और हमारी अगली जनरेशन एक्सपेक्ट करती है कि 100% हर चीज़ हो। 100% तो हर चीज़ नहीं हो सकती। देखिए, रिलेशनशिप्स में भी अप एंड डाउन आते हैं। और एक मैं आपको इंटरेस्टिंग रिसर्च बताऊं कि उन्होंने 5000 लोगों पे रिसर्च की और उन्होंने ये देखा कि जो लोग नाखुश थे एक रिलेशनशिप में, जब वो 5 साल अगले इकट्ठे रहे तो वही रिलेशनशिप बहुत हेल्दी और बड़ा प्रोडक्टिव रिलेशनशिप बन गया। तो हमारे यहाँ क्या होता है माइंड में कि जी इसको छोड़ दो, अगला ढूंढ लो। हालांकि कई दफ़ा हमारे इंटरनल फैक्टर्स, हमारी अपनी तरबियत, हमारी अपनी लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, हमारे अपने अंदर के पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो कि हम लोग किसी के साथ सेटिस्फाइड नहीं रह सकते। तो मेरा ख्याल में सेटिस्फैक्शन का लेवल भी कम होता जा रहा है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें बहुत आनी जी उसकी वजह से चीज़ें जो बढ़ती हैं। बहुत शुक्रिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन शम्स दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके इलाके में जितने थाने आते हैं वहाँ पर कत्लों की वारदातें जो हैं वो होती रहती हैं, लेकिन इस किस्म की अंधोनाक वारदातें जो हैं वो कम ही होती हैं। जिस तरह से बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर इमाम मस्जिद को ज़िबा किया है, इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बहुत कम होते हैं। इनसे जानते हैं, इनकी लाहौर की पोस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है और वैसे भी क्योंकि एक अरसे से पुलिसिंग के अंदर है, इनसे जानते हैं कि ऐसे वाक़यात के मुहर्रिकात क्या हैं, क्या वजह है कि लोग इस तरह से अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकाल रहे हैं। वो खुला ले सकती थी, अलहदगी इख्तियार कर सकती थी, उसने ऐसा क्यों नहीं किया? दुरानी साहब, एक तो केस जो था वो बहुत इलाके के अंदर के अलावा लाहौर में बहुत हाइप इसने क्रिएट कर दी थी कि शायद कोई सेक्टेरियन बुनियादों पर कत्ल जो है वो हुआ है। किस तरह से आप लोगों को अंदाज़ा हुआ कि मुलजिम जो है वो और कोई नहीं है बल्कि मकतूल की बीवी का
आशना है और फिर कैसे गिरफ्तारियाँ अमल में आई और अब तक तफ्तीश कहाँ पर पहुँची है? जब ये इंसिडेंट हुआ यकीनन लाहौर में काफ़ी चीज़ ये मामला ये सेंसिटिव था। इस हवाले से हमने हर पहलू पे जो इन्वेस्टिगेशन में स्टार्ट की। बेसिकली इन्वेस्टिगेशन बड़े खुले तरीके से की जाती है और फिर आप उसको क्लोज़ करते हैं। उस हवाले से फिर हमने तमाम साइड्स जो है इन्वेस्टिगेशंस की हमने देखी, कोई ऐसा पहलू जो नहीं छोड़ा। तो 24 घंटे में हम अपने टारगेट तक पहुंच गए थे कि ये मामला ऐसा मामला है और हमने कुछ इसमें सस्पेक्ट लिए, महल्ले से भी लिए, कुछ और केसेस थे, कुछ और लोग इसमें थे, अब उनके मुख्तलिफ इश्यूज़ थे, फैमिली इनकी फैमिली से रिलेटेड इशू थे। जब उनको हमने देखा तो हमें वन बाई वन वो लोग क्लियर होते रहे। फिर जब फाइनली फिर कुछ ऐसे हमें इन्फॉर्मर थे, कुछ ऐसा जिसमें महल्ले से एविडेंस मिला तो हमें कुछ और सस्पेक्ट हमारे सामने नजर आए। उन पर जब मैंने उनका रिकॉर्ड लिया, उनकी डिटेल्स ली, उससे फिर हम अपने टारगेट तक पहुँच गया। तो 48 आवर्स में फिर हमने इसको अरेस्ट कर लिया और असल हकीकत हमारे सामने आ गई। मुलजिमा से मुलाकात हुई आपकी? जी बिल्कुल। मुलजिमा खुला ले सकती थी, लैतरी कर सकती थी, इतनी ब्रूटली उसने क्यों कत्ल करवाया अपने शौहर को? देखें उनकी एज भी तकरीबन आप देखें यही 24-25 साल, मेच्योर भी नहीं है। सेकेंडली जज्बाती और नहीं मेच्योरिटी या इल्म नहीं होना, तालीम ना होना, अवेयरनेस ना होना और जज्बाती को फैसले कर लेना। मेरा ख्याल है कि इसको तो लीगली भी देखा जाए या मजहबी तौर पे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं कि आप बड़े आराम से जो है जब ऐसे आप महसूस हो कि हालात अच्छे नहीं हैं तो हमारा मज़हब भी कहता है, कानून भी कहता है आप लदी इख्तियार कर लें। तो ये तो बड़ा एक सिविलाइज और एक महजब तरीका है। तो हाँ वाकई ये काफ़ी एक अफसोसनाक इंसिडेंट था जिससे देख कर हमें भी तकलीफ़ हुई है। हमारे लिए कोई पता चल सका दुरानी साहब कि ये प्लान औरत के जहन में कैसे आया कि वो अपने आशना को बुलाएगी, कत्ल कराएगी, फिर आशना को कहेगी कि मुझे दरवाज़ा कमरे में बंद कर दो और वो चला जाएगा और वो फिर 15 करेगी? इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है कि उसने अपने आप को कमरे में बंद करवा के ताला लगवा दिया और फिर 15 की? देखिए जब ये इंसिडेंट हुआ उस वक्त वहाँ कोई किसी बंदे ने इमीडिएटली कोई नहीं पहुँच सका वहाँ पे। उनको टाइम मिल गया इस केस को किस तरीके से वो इसको हाइड कर सकते हैं, किस तरीके से इसे छुपाया जा सकता है, उनकी डिस्कशन होगी। यकीनन इनकी ऑलरेडी भी मुलाकात थी, उस मुलाकात के हवाले से इनको एक दूसरे पर कॉन्फिडेंस भी था। तो जब इंसान इसके संग संगीन जुर्म करना हो तो उसके लिए वो फिर एक प्लान करता है और उसके बैकअप माइंड में तमाम वो चीज़ें होती हैं और जब वो करता है तो फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कत्ल की वारदातें जो वो सारी अंजाम दी जाती हैं, किसी की तरफ फायरिंग कर दी जाती है या कोई बहुत मुख्तलिफ से तरीके हैं जिसके अंदर कत्ल किया जाता है। इस तरह से ज़िबा करना, आला कत्ल, ये तमाम चीज़ें ऑल ऑफ ए सडन हुई, ये भी सारा कुछ प्लान था? नहीं, इनका आपस में प्लान था कि ये मुझे ऐसे इलाकी का एक यही रास्ता है और करीब मेरे ख्याल आपस में बाद में शादी वाला भी करना चाहते थे, लेकिन जो तरीक़ेकार है वो गलत था। सज़ा दिलवाने के लिए क्या कोशिश की जाएगी जबकि जो मकतूल की बीवी है वो रिश्तेदार भी हैं, अब वो कत्ल में नॉमिनेटेड मुलजिम भी है, तो सज़ा दिलवाने के लिए पुलिस का कार्य? हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है इसमें, हम साइंटिफिक एविडेंस जो है उसको प्रॉपर तरीके से फॉरेंसिक एनालिसिस का सारा तमाम करवाएंगे और वही एविडेंस ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, मेरा ख्याल इसमें तो बचने के चांसेस नहीं है। और जहाँ तक करीबी रिश्तेदार है वो जाहिर है कि वो उनके अपने मामलात हैं, उस हद तक तो उनके रिश्तेदारों पर भी जिम्मेदारियाँ होती है कि जब इतना एक संगीन इंसिडेंट हुआ है तो मेरा ख्याल है कि स्पेयर नहीं करना चाहिए किसी लेवल पर भी। वेरी प्रिसाइजली एसपी साहब, जो मुलजिमा है वो पहले इतराफ़ जुर्म नहीं कर रही थी, वो कहती थी मेरा लेना देना नहीं, मैं इस मर्द को भी नहीं जानती, लेकिन अब जब आज मैंने उससे इंटरव्यू किया वो तभी मानी और पुलिस को भी उसने बयान दिया है, तो पहले झूठ बोलने और अब मानने की क्या वजह है? देखें, इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में उस फेज़ में जब आप आते हैं तो आप एक ख़ास माहौल में आपसे डिस्कस किया जाता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ टैक्टिक्स होती हैं। तो अगर आप कोई ऐसा मेथड ना अप्लाई करें जिसमें, तो मेरा ख्याल है कि जो आप एक लोग समझते हैं कि ब्रेक नहीं किया जाता, 3rd डिग्री मेथड, अदरवाइज उस चीज़ को मेरा ख्याल है कि मौजूदा दौर में मैं तो बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। आपके पास बहुत बड़ी तरीक़ेकार है, साइकोलॉजिकली आप उसको उस पर बात कर सकते हैं, उसे कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं और जो आपको और इन्वेस्टिगेशन से मुतालिक आपको एविडेंस मिल जाता है, जब वो एविडेंस सामने आता है तो आप फिर बात करते हैं कि मुझे बताएं ये एविडेंस आया, ये चीज़ें सामने आई हैं, आपकी रिकॉर्डिंग, आपकी बातचीत, आपकी मौजूदगी और आपके पुराने जो भी आपके मिलने मनाने के हवाले से एविडेंस था वो सब तमाम चीज़ें आ जाए। और जो लोग इसमें एविडेंस है, एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, अगर वो आपको चीज़ें मिल जाती हैं तो वो डिनाई तो नहीं की जा सकती है ना। तो फिर जब तमाम लोग एक बात कर रहे हैं तो दूसरा शख्स भी इस चीज़ को रियलाइज़ करता है
इसी तरह फिर वो खातून ज़ाहिर है कि एक टाइम लगता है, पर रिमांड पे हमारे पास है। रिमांड लेने का मकसद यही होता है कि आप ड्यूरिंग रिमांड उससे आप पूछ करें, बात करें, और उसको खुद भी एक साइकोलॉजिकली भी एक इम्पैक्ट होता है क्रिमिनल के ऊपर कि मैं अब कोर्ट में जा रही हूँ, मैं पुलिस कस्टडी में हूँ, मेरे पास लेडी पुलिस है, लेडी ऑफिसर्स अब आ रही हैं, तो उनको जब हम बीच में इन करते हैं तो ख़वातीन के लिए फिर मेरा ख्याल है कि कोई बात छुपाना उनके लिए मुश्किल नहीं है। बहुत शुक्रिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन डिवीजन शम्स दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो मुलजिमा थी वो पहले अपने शौहर के कत्ल से बिल्कुल डिनाइल कर रही थी कि उसने कत्ल ही नहीं किया, और उसको ये जो शख्स है जो पुलिस ने पकड़ा हुआ है इसके बारे में भी कोई इल्म नहीं है। लेकिन जिस तरह दुरानी साहब ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे बढ़ी वो ब्रेक हुई, और अब हमसे भी उसने गुफ्तगू करते हुए इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि उसने ये गलती की है, और बज़ाहिर तो वो ये कहती है कि पछतावा हुआ है, लेकिन जिस तरह आगे तफ्तीश बढ़ेगी, पुलिस अपना चालान बना के भेजेगी, देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। बाकी केसों जैसा नतीजा होता है या फिर इसमें मुलजिमान को सज़ा हो पाती है। जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर इमाम मस्जिद का जो कातिल है वो तो उसकी बीवी का आशना निकला है, लेकिन उसने पुलिस के पास बयान ये दिया है कि उसकी जो मकतूल की जो अहलिया थी वो भी इस कत्ल में मुलव्विस है, जिसके बाद पुलिस ने उसको हिरासत में ले ली और वो मानती है कि उसने ये कत्ल जो है वो अपने आशना के साथ मिलकर सरजद किया। इसके अंदर जो मुद्दई है वो मकतूल का सगा भाई है, और पुलिस तफ्तीश के अंदर ये चीज़ सामने आई है कि मकतूल और उसकी जो बीवी है वो आपस में रिश्तेदार भी हैं। हमने ज़्यादातर केसेस में यही देखा है कि लोग अगर कोई रिश्तेदारी हो, ताल्लुक़ हो, तो उसके अंदर माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है और केस जो है वो अपने एंड तक नहीं पहुंचता। मुलज़िम की कन्विक्शन जो है वो होने से पहले ही सुलह सफाई हो जाती है। हमारे साथ माहिर कानून मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगा साहब के मुताबिक जितने ये केसेस करते हैं उसके अंदर कन्विक्शन क्यों नहीं हो पाती, क्यों स्टेट जो है वो अपना किरदार अदा नहीं करती, और मुलजिमान जिन्होंने इतना संगीन जुर्म किया होता है, जिस तरह से इमाम मस्जिद को ज़िबा किया गया, जिस अंधोनाक तरीके से ज़िबा करके लाश को वहाँ पे फेंक के वो गए, ऐसे मुलजिमों को क्यों कैफे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता। आगा साहब एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। जिस तरह मैंने आपसे थोड़ा सा केस डिस्कस किया, इसके अंदर मुलजिम जो है उसने मकतूल की अहलिया के साथ मिलकर उसको कत्ल कर दिया और मुकदमा दर्ज हो गया, दोनों फ़रार हो गए। इसके अंदर पहले तो नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ 302 का मुकदमा दर्ज हुआ था, क्योंकि जो औरत थी उसने कहा था कि कुछ 2 लोग घर में दाखिल हुए थे जिन्होंने आके मेरे शौहर को कत्ल किया है। तो पुलिस ने 2 नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। अब दोनों जो हैं वो मंजर आम पे आ चुके हैं, एक उसकी मकतूल की बीवी और एक मकतूल की बीवी का आशना है। क्या केस प्रोसीजर्स होंगे, किस तरह से केस आगे चलेगा, ततीमा बयान होगा, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट्स में क्या लिखा जाएगा, कैसे केस होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये इस तरह के नौयत के केसेस जो हैं वो हम सोशली अगर बात करें तो बहुत सारे केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उसकी एक वजह ये होती है कि आपके पास जो है वो कन्विक्शन रेट जो है वो है नहीं। अब कन्विक्शन जो है वो बेस करती है कलेक्शन ऑफ एविडेंस पे, या तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो अल्टीमेटली वो, और जो है वो उसके अंदर अदालत के अंदर जो है वो सारे उसी तरह से गवाह जो है वो एविडेंस जो है वो कलेक्ट हो के एप्रिसिएशन फॉर द कोर्ट जो है वो वहाँ पे आ जाए, तो अल्टीमेटली जो है इफ़ इट इज़ बियॉन्ड एनी ऑफ डाउट तो फिर तो अल्टीमेटली कन्विक्शन रेट जो है वो बढ़ जाएगा। अब इस केस की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें एक तो कन्फेशनल स्टेटमेंट होगी और कन्फेशनल स्टेटमेंट हो गई, और उसके साथ ये भी होगा कि वो आला कत्ल जो है वो बरामद भी हो जाएंगे। और लेकिन जिस सवाल की तरफ जो सवाल आपने उठाया, जो नुक्ता आपने उठाया, ये ना सिर्फ इस केस में शाहजेब केस है और बेशुमार ऐसे केसेस हैं जिसमें स्टेट को अपना रोल अदा करना चाहिए। अब होगा क्या कि 2-4 माह के बाद जो है वो, चलो ये तो अच्छी बात है कि उसमें मुदई जो है वो मकतूल का भाई है जी। ये नहीं कहीं हो गया कि वो खातून जो है वो पहले मकतूल जो वो मुदई बन चुकी होती, अगर वो बन जाए तो फिर क्या होता? अल्टीमेटली जाहिर है अब मुदई ही जो है वो कातिल निकलेगा, तो अल्टीमेटली जो केस की जो सेहत है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, आपको अल्टीमेटली जो है वो अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अमेंडमेंट से केस अमेंडमेंट वो होगा, उससे अल्टीमेटली केस जो है वीक होगा, डाउट्स होंगे। फिर आपको पता है कि लॉ पॉइंट के ऊपर जो है वो हमने भी बहुत सारी चीज़ें जो है फेयरली उसको देखी जाती हैं, अदालत ने भी उसको देखनी है, एक अदालत दूसरी अदालत,
ऑब्वियसली ये पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर उसको देखा जाएगा। अब यहाँ पे चूँकि जो इस वक्त मुद्दई है वो खुद उसका भाई है, लेकिन जो मकतूला है, एक एक्यूज जो है वो उसकी सगे चचा की या जो भी है वो चचा की बेटी है, चचा की बेटी है। तो अल्टीमेटली एक जगह पे किसी जगह पे जाके ये पॉइंट आएगा कि आप उसको कंपाउंड कर लें, सुलह कर लें, कंपाउंडेबल ऑफेंस भी है। आपको जो पीपीसी है वो ये इख्तियार देता है कि आप उसकी जो तस्फिया हो सकता है, तो अगर तस्फिया हो सकता है वो उसको माफ़ कर दें तो फिर क्या होगा। अब उसमें ज़ाहिर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसने ये अभी इस वक्त रूलिंग्स तो आई हैं कि स्टेट जो है ये, चूँकि आपने देखा हो कि अभी बात करते हैं किसी का मुद्दई का नाम लेके बिनाम सरकार या सरकार बिनाम सो, ये जो क्राइम बेसिकली होता है, जो फौजदारी जो केस होते हैं वो तो इसलिए होते हैं कि वो लोग जो क्राइम कमिट करते हैं और जो उसकी वजह से जो फसाद पैदा होता है बेसिकली, तो उसको चाहिए ये है कि स्टेट का उसने प्रोटेक्शन उसको देनी है, सिक्योरिटी स्टेट ने उसको देनी है। अब कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि अब क्या होगा, अल्टीमेटली ज़ाहिर है उसके ऊपर ततीमा बयान सप्लीमेंट्री उसके बयान आएंगे, वो भाई उनको नामजद करेगा और साथ गवाह आएंगे। गवाह जो है वो अपनी शहादतें जो है वो कलमबंद होंगी, पहले पुलिस के पास होंगी, आला कत्ल जो है वो पुलिस जो है वो बरामद करवाएगी, फोरेंसिक जो है वो उसके ऊपर होंगे, तो अल्टीमेटली उसके कोर्ट में जो है तो उसका सेंटअप होगा कि उस अल्टीमेट ट्रायल जो है उसके ऊपर चलेगा। अगर साहब जिस तरह से आप बता रहे थे कि कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसके अंदर 2 मुलजिम हैं, एक तो वो जो उसकी बीवी है जो चचा की बेटी भी है, अगर मुद्दई कोई ऐसा केस हो जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा मुलजिमान हो और एक के साथ रिश्तेदारी और उसको माफ़ करें, तो फिर बाकी सारे मुलजिमान भी ऑटोमेटिकली माफ़ होते हैं या वो सज़ा भुगतते हैं? देखें, ये तो फिर ये है कि आप देखें ना, जब आपने सज़ा देनी है कि अगर उसने उसको माफ़ कर दिया तो उसकी केस के ऊपर जो अल्टीमेटली किसी पॉइंट पे जाके वो फिर उसको उस पॉइंट को जो है वो रेज़ कर सकता है कि जी उसको मेन एक्यूज जो है, प्रिंसिपल एक्यूज जो है, हो सकता है उसकी नज़र में प्रिंसिपल एक्यूज खातून हो, वो कहे जी प्रिंसिपल एक्यूज तो खातून थी, अब प्रिंसिपल एक्यूज जो है उसको उन्होंने माफ़ कर दिया, उसके साथ कंपाउंडेबल हो गया, तो मेरा उसमें क्या कसूर हो सकता है। तो अल्टीमेटली ये एक कॉम्प्लिकेशन जो है वो उसमें आ सकती है जिसका उसको बेनिफिट मिल सकता है। जिस तरह पहले आपने जिक्र किया शाहजेब कत्ल केस का जो कराची में हुआ था, उसके अंदर दोनों मुद्दई और जो मुलजिम थे उन दोनों पार्टियों में सुलह होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेते हुए कहा कि हम ये फसाद फिल अर्ज है और उन्होंने उसके अंदर 311 ऐड कर दी और किया। इस किस्म के केसेस जो हैं हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं, जिसके अंदर रिश्तेदार जो है वो किसी न किसी वजह से कत्ल कर देता है, या आशना के साथ मिलकर शोहर को कत्ल कर दिया जाता है, या गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर बीवी को कत्ल कर दिया जाता है। आपको नहीं लगता कि इस तरह के केसेस जो हैं वो जब इनमें मुलजमान को सज़ा नहीं मिलती तो जो बाकी लोग होते हैं उनको तक़वियत मिलती है और वो भी करते हैं कि यार इसमें तो माफ़ी हो जाती है या सज़ा नहीं होती, तो किसकी जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को देखे कि ऐसे केसेस में सज़ा को यकीनी बनाया जाए ताकि आइंदा कोई ना करे? देखें, बड़ी सीधी सी बात यह है, कानून बनाना, कानून की अमल दरामद करवाना और उसकी तशरीह करना, ये रियासत के 3 इदारों का काम है। आपका मुकन्ना है, आपकी जुडिशरी है और आपका एग्जेक्टिव है। जिसने उसको, पुलिस है, पुलिस एग्जेक्टिव में, जुडिशरी है, उसने उसको सजा देनी है, मुकन्ना है, उसने उसकी सजाएं जो है मुकर्रर करनी है। अलमिया पाकिस्तान में ये है, मैं आपको बताऊं कि कन्विक्शन रेट जो है वो तो है ही नहीं। अदालत जो है वो अपनी जगह पे वो हक में जानब है कि उसके पास वो शहादत नहीं आती, वही डाकू जो है वो अल्टीमेटली या वही कातिल जो है वो सजा अदम सबूत होने की वजह से बरी हो जाता है, 4 और मार देता है। अब हमारे यहाँ जो स्टेट का जो रोल है, एक तो कानून साजी के हवाले से और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, मसलन पुलिस है, मैं अब अभी आपको बताऊँ, आपका PSF है, आपकी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, उनके पास तो इतनी स्किल ही नहीं है। आप वो सिर्फ कन्फेशन की तरफ चलता है कि वो उसको ले और वो बुलवा के उसको जो है वो ले आए, सफ़ा मिसल पे ले आए और कहे जी ले जाए, कन्फेशन पे तो सजा नहीं हो सकती अनटिल और अनलेस कानून शहादत कहते हैं वो कोरॉबरेट ना हो। तो अल्टीमेटली ये एक पहलू ऐसे हैं कि आपके पास वो प्रोफेशनलिज्म पुलिस के पास है ही नहीं। आप इस केस में क्या देखते हैं फैसला? देखें, एक तो बात यह है कि अभी तक जो नज़र आ रहा है एविडेंस तो उसमें काफ़ी हद तक है, लेकिन जो आपने सवाल उठाया है कि ये कंपाउंड किस स्टेज पे कब हो सकता है, ये उसका ज़्यादा पहलू है कि वो उसको माफ़ कर दें
अल्टीमेटली कंपाउंडेबल ऑफेंस है, और ये एक पहलू हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें अगर सही लॉजिकली मुद्दई अगर इस केस को लेके चले और शहादतें इसके अंदर बड़ी ग्लेरिंग एविडेंस जो है वो मौजूद है, बिल्कुल, और वो आला कत्ल जो है वो भी बरामद हो जाएंगे, PSFA भी वो कत्ल को वाजे कर देगी, इस पे सजा कन्विक्शन तो हो सका। आपने देखा अगले दिन तो बेटे को सजा हुई है, बिल्कुल, बेटे ने माँ को जो है उसको कत्ल किया है, चाहे प्रोवोकेशन में किया है, चाहे वो उसके कुछ भी हालात थे, लेकिन एविडेंस उसकी थी। और ये एक बहुत बड़ी एक प्रेसिडेंट थी। नॉर्मली जो है वो कोर्ट्स में वो लीनियंट व्यू ले लेती हैं, या बाप जो है वो कहता है कि ये भी तो मेरा बेटा है, मरने वाली मेरी बीवी थी और ये मेरा बेटा है, अब मैं उस पर क्या करूँ, तो अल्टीमेटली वो विदड्रा कर लेते हैं। और स्टेट बहुत हद तक जाके ज़ाहिर, अब जैसे 311 की बात की है, अगर तो स्टेट वाक़तन इसको ले, जैसे यूरोप में होता है, जैसे और डेवलप कंट्रीज़ में होता है, वो स्टेट खुद सिक्योरिटी को खुद जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना स्टेट की जिम्मेदारी है। अब यहाँ पे अगर अल्लाह करे कि ऐसी चीज़ें हों, दिन ब दिन हम इस पर कोई ऐसी चीज़ें लेके आएँ कि अल्टीमेटली उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन इस तरह के हो, स्टेट उसको ओन करे, तो अल्टीमेटली कन्विक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, कन्विक्शन बढ़ेगी तो जाहिर है डिटेरेंस वो होगी, इतनाब करेंगे लोग जो है वो करेंगे। अच्छा, ये भी एक पहलू, इसका एक सोशल लीगल पहलू तो हमने डिस्कस किया है, जो कानून है, तकाजे हैं, कानून शहादत है, एविडेंस है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, उसके मुताबिक ज़रूर होंगे। लेकिन इसका सोशल पहलू जो है, आपने देखे हैं बहुत सारे वाक़े, 6 साल की बच्ची के साथ उसके कज़न ने जो, अब मुझे बताएं कि वो उसका सगा भतीजा है, ठीक है, अच्छा, फिर अगले दिन एक भाई ने छोटे भाई मार के भाई को, उसको क्या नाम है जो है उसको वहाँ पे सोडोमी करके भाई को। अब इसका मतलब ये है कि इस कन्विक्शन के अलावा जो है आपको स्टेट को, जो स्टेट का रोल है वो देखना पड़ेगा, या नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जो है, या नॉन गवर्नमेंटल NGOs जो है, ये देखना पड़ेगा। अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, मुझे बताएं उसके 13 सेक्रेटरी हैं उसके ऊपर, यानी उसके पैनल पे, बोर्ड पे 13 सेक्रेटरी, पूरा आधे से ज़्यादा जो आपका पंजाब जो सिविल सेक्रेटेरिएट है उसका है, तो उसके बावजूद जो है वो आपके जो वो मुकदमात जो है वाक़या तो नहीं रुक रहे। बिल्कुल ऐसे आपको सबसे पहली बात यह है कि स्टेट वाक़यातन एक टेंजिबल, एक मीनिंगफुल कोई एक ऐसा महकमा हो जो इन चीज़ों को सोशली देखे। मतलब मुझे बताएं आप, जो एक बात जो जब करते हैं, क्राइम कहाँ से होता है, या क्राइम अगर किसी ने शहादत को मसा करना है तो वो कहाँ से होता है। ये आप ड्रामे देखते हैं, वो जो इंडियन एक ड्रामा आता है वो CID है, उसमें बाका चलो क्राइम तो है, वो बताया जाता है कि आप इसको सबूत कैसे ख़त्म किए जा सकते हैं। हमारा जो मीडिया जो है वो उसमें जब पब्लिश हम करते हैं तो अल्टीमेटली उसको पता है कि यार ये मुझसे जो पीछे में वारदात किसी ने की थी, हम रीइनैक्टमेंट में मुल्ज़िम को तरीका वारदात के बाद निकलने का वो भी बता रहे होते हैं। इदारे जो हैं इस वक्त, अच्छा, इदारे में जो सबसे बड़ा इदारा मैं आपको बताऊं, जो मैं ज़ाती तौर पर महसूस करता हूँ, वो माँ बाप है। क्या माँ बाप जो है वो दे शुड हैव एन आई अपॉन देयर किड्स। डेफिनेटली। अभी आपने जो वाक़या देखा, वो जो एक खातून जो है जो अबॉर्शन था वो उसको वहाँ पे ले, भाई माँ बाप को सबसे बड़ी रियासत पे भी जिम्मेदारी है, लेकिन माँ बाप को भी नजर रखनी चाहिए। माँ बाप अगर बच्चा किसी को रोटी लेने के लिए भेजता है कि किसी मार्केट में साथ चले जाए बच्ची को या बच्चे को, बाप घर बैठा जो है वो टांग पे टांग रख के लेटा होता है, उसको भी तो एहसास करना चाहिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। उसका रोल जो है, स्टेट का रोल जो है, जो बेसिक इंस्टीट्यूशन है, बेसिक फैमिली यूनिट जो है वो माँ बाप है और घर है। बिल्कुल। अगर वो खुद घर बैठा है और बच्ची या बच्चे को किसी साथ मार्केट में भेज रहा है, उस पर कंट्रोल नहीं है, उसके साथ को वाक़या हो जाए, वो तो वैसे ही बच्चा बहुत बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों को देखने की भी बड़ी ज़रूरत है। आगा साहब बहुत शुक्रिया। माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपनी इसके ऊपर राय दी और इनकी राय भी जो आज से पहले हमने प्रोग्राम किए हैं उसके अंदर जो माहिर कानून अपनी आरा दे चुके हैं उनसे बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है कि ऐसे वाक़यात में स्टेट को अपना किरदार अदा करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ऐसे वाक़यात का सद्देबाब नहीं किया जाएगा, मुल्ज़िमान को सज़ा नहीं दी जाएगी, पुलिस शहादतें और चालान ऐसा जामे नहीं बना के देगी जिसको प्रोसिक्यूशन जो वो अच्छे तरीके से प्लीड कर सके, तब तक मुल्ज़िमान को सज़ा नहीं होगी। और जब तक मुल्ज़िमान को सज़ा नहीं होगी, आने वाले या देखने वाले लोग जो हैं वो ऐसे वाक़यात से इज्तनाब नहीं करेंगे। जो माहिर नफ्सियात थे उनका भी यही कहना था, जो आगा साहब ने कहा कि अल्टीमेटली ज़िम्मेदारी जहाँ पे स्टेट पे हम डाल देते हैं हर चीज़ की, उसके साथ साथ वालिदैन की भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वालिदैन हमारे माशरे में आज भी बहुत कीमती किरदार अदा करते हैं। मुल्ज़िमान पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, दोनों ने पुलिस की सामने अपने बयानात भी दे दिए हैं, दोनों मानते हैं कि उन्होंने कत्ल किया है।
बस में शुरू होने वाला मुआशका जो है वो जेल में ख़त्म हो रहा है। इन्होंने शायद ही कभी सोचा हो कि ये बस में जो मुआशका शुरू हो रहा है ये सीधा इनको जेल तक लेके जाएगा, लेकिन इस तमाम मुआशके के अंदर एक नाहक इमाम मस्जिद जो थे वो अपनी जान हार गए और उसकी वजह से एक पैनिक जो था वो इलाके में फैल गया था। अब मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं, देखना ये है कि कब और कैसे उनको सज़ा मिलती है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।